सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं बच्चों हम लोग? सेंट्रल बैंक। देखिए, हर कंट्री में एक बैंक होता है जो बाकी सभी बैंक को ना, बाकी सभी बैंक को क्या करता है? सभी बैंक को मैनेज और कंट्रोल या बोलिए रेगुलेट करने का जो काम करे, उस बैंक को बोला जाता है क्या? सेंट्रल बैंक। आसान भाषा में मतलब आम बोलचाल भाषा में हर बैंक, सभी बैंक का जो एक बाप होगा ना, उस एक बाप को क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक। और अपना इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि सभी बैंक के जो पिताश्री हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में इतना ही, ठीक है। याद रखिए, पूरा कंट्री में सिर्फ एक ही होता है, हर कंट्री में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। और जो बाकी सब आप बैंक देखते हैं, उन सब बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? उन सब बैंक को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और बाकी डिफरेंस बिटवीन हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है आपको समझ में आ गया? सभी एक ऐसा बैंक जो सभी बैंक को मैनेज, कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करती है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? सेंट्रल बैंक। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुआ था ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। इसको रिकमेंडेशन में कौन डाले थे? इसको रिकमेंडेशन डाला था गया था हिल्टन यंग कमीशन। कब? 1926 में, ठीक। ये नेशनलाइज कब हुआ था? ये नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका कोलकाता में। अभी करंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। पहले गवर्नर का नाम क्या था? पहला गवर्नर जो इंडियन नहीं थे, उनका नाम क्या था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये कब से कब तक रहे थे? 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1937 तक। ये ब्रिटिशर थे। इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। इंडिया के पहले जो गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनका नाम क्या था? सीडी देशमुख। करंट गवर्नमेंट चेक कर लीजिएगा क्योंकि बदलते रहता है, तो एक बार देख लीजिएगा अभी करंट प्रेजेंट में कौन गवर्नर है। तो ये हो गया कुछ जानकारी एमसीक्यू पर्पस के लिए। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। भाई, आरबीआई का मेन फंक्शन सब क्या क्या है? तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था तो हम लिख दिए, मोनोपोली नोट इशू, यानी कि करेंसी को इशू करने में इसका कंप्लीट मोनोपोली होता है, पूरा पावर इसी के पास होता है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक हैज सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन कंट्री इन इंडिया, दिस अथॉरिटी रेस्ट इन आरबीआई। सिंपल बात है कि भाई नोट इशू करने का सोल अथॉरिटी किसके पास है? सोल अथॉरिटी है आपका आरबीआई के पास। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। आरबीआई आपका सारा चीज को इशू प्रिंट नहीं करती है बच्चों। आरबीआई सारा करेंसी को इशू नहीं करती है, कुछ को छोड़ती है। जैसे कुछ में क्या है, एक्सेप्ट 1 रुपया का नोट, 1 रुपया जो कागज का आप नोट देखेंगे उसको, और जितना भी कॉइन है, केवल 1 रुपया कॉइन है, जितना भी कॉइन है ऑल कॉइन, याद रखिएगा। 1 रुपया, 1 रुपया का हो, 2 रुपया का हो, 5 का, 10 का, 20 का, जितना भी कॉइन है सो। क्लियर? तो इन सबको भाई कौन फिर आपका प्रिंट करने का काम करती है? 1 रुपया कॉइन और बाकी सिक्का सबको, 1 रुपया का नोट और बाकी सिक्का सबको, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंस मिनिस्ट्री कर उसको प्रिंट करने का काम करती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आरबीआई मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम केवल 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। इससे पहले जो आप देखे थे वो क्या देखे थे? 2,000 नोट का दिखे थे। हालांकि अब 2,000 नोट भी बंद हो गया है, उसको आरबीआई वापस बुला ली। अब हम लोग को मेनली 500 का ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना को छाप सकती है? मैक्सिमम 10,000 का, ठीक। तो इसमें यह पॉइंट हो गया। अब इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसमें इंपॉर्टेंट जो होगा हम बताते हैं आपको। करेंसी जब पहले छापती थी, आरबीआई करेंसी नोट्स वेर इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पेपर करेंसी एक्ट, यानी कि आरबीआई से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पेपर छापती थी किससे? 1861 में। कौन सा एक्ट के तहत? पेपर करेंसी एक्ट के तहत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। ये देखिए, पहला जो नोट आरबीआई छापी थी ना, वो 5 रुपए का नोट था जो 1938 में छपा था, और जिसमें किंग जॉर्ज 6 का फोटो था। उसी साल, इन द सेम ईयर, उसी साल 1938 में ही वो 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 और 10,000 का नोट भी छापी थी। इंडिपेंडेंस के बाद ये यहाँ तक कोई काम का पॉइंट नहीं है, बस नॉलेज पर्पस के लिए है। नॉलेज पर्पस में ये कि देखिए, आज जो हम लोग कलरफुल नोट देखते हैं ना, जिसमें लाल, पीला, नीला हम लोगों को कलरफुल नोट दिखता है, वो शुरू से वैसा नहीं था बच्चों। ये मेनली आपका 1996 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कब? 1996 में। और ये फिर बंद हो गया था। इसको देखिए रिप्लेस कर दिया गया था किसमें? वो जो अशोक पिलर देखे ना, वो जो शेर जो दिखता है, 4 शेर दिखता, हाले 3 ही है लेकिन रहता 4 शेर है। वो जो लायन जो दिखता है उसका फोटो सब मेनली इसको रिप्लेस कर दिया था गांधी जी का नोट को। लेकिन फिर 2016 में महात्मा गांधी न्यूज सीरीज स्टार्ट किया गया, जिसको हम लोग MGNS भी बोलते हैं, ठीक है।
और इसमें फिर आपको अभी एक कलरफुल नोट देखने को जो मिल रहा है सो प्रेजेंट एरा में। सो ये था बच्चों फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका आरबीआई मोनोपोली नोट इश्यूज को लेकर के। आई होप ये ये फंक्शन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में, यानी कि ये बैंकों का मतलब गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह भी काम करती है। जैसे क्या, सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर एजेंट एडवाइजर फॉर बोथ सेंट्रल और स्टेट। आपका जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के लिए आपका एजेंट और एडवाइजर का भी काम करती है। कैसे देखिए, बैंकर का काम तो करती है, मेंटेन गवर्नमेंट अकाउंट को मेंटेन करती है, रिसीव करती है उनका टैक्स का पेमेंट एक्सेट्रा। ये सब जो लोग पेमेंट करते हैं कहाँ जाता है, टैक्स उसी में यहीं पर जाता है। पब्लिक मैनेज पब्लिक डेट, जो गवर्नमेंट लोन लेती है बॉन्ड्स और सिक्योरिटी के थ्रू, वो किसके कौन सो उसको बेचने से और सेल करने का जिम्मेदारी किसके पास रहता है, आरबीआई पास। ठीक है, आरबीआई पास रहता है। अब देखिए लेंडर में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स टेम्पररी लोन टू मीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हेन नीडेड। स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर फंड की जरूरत पड़ता है तो टेम्पररी फंड का फुलफिलमेंट कौन कर सकती है, आपका आरबीआई। ठीक है, एडवाइजर का भी काम करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट या बोरोइंग प्रोग्राम, इन सब पे भी आरबीआई जो है आपका गवर्नमेंट का हेल्प करने का काम करती है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये जो आपको स्टार्टिंग में बोले थे, हर बैंक वो सुपरवाइज भी करती है और मैनेज करने का काम भी वो करती है। ठीक है, तो कैसे करती है सो देखिए, पहला क्या है, यही मेंटेन करती है आपका सीआरआर और आपका एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है, जब मनी सप्लाई पढ़ाएंगे उस समय। कमर्शियल बैंक, ये होता क्या है, सो लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक मस्ट कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद देयर सेंट्रल बैंक एंड मेंटेन लिक्विड एसेट एज डायरेक्टेड। तो सेंट्रल बैंक के पास आपका सीआरआर को जमा करना रहता है और जो एसएलआर है वो अपने पास बैंक खुद रखती है। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी बस इतना जानिए कि आरबीआई ये सब मैनेज करने का काम करती है बैंक के लिए भी। फिर सुपरवाइज भी करती है, मॉनिटर एंड रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, इंश्योर करती है रूल्स रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैन इंस्पेक्ट बैंक्स अकाउंट एंड टेक करेक्टिव एक्शन इफ नीडेड। वो पूरा निगरानी रखती है। देखिए मतलब हर चीज ना, बैंक को खोलने से लेकर के क्लोज करने तक, बैंक कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, सब कुछ कौन देखने का काम करता है, सब कुछ आपका आरबीआई देखने का काम करता है। तो ये था इसका फंक्शन। ठीक, फिर एक्ट एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब थक हार अगर बैंक लोग को मान लीजिए किसी कारण से कोई दिक्कत आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है और उसको पैसा का अर्जेंट नीड है, इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है और उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, किसी भी मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा है या किसी भी सोर्स से पैसा नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में कौन है साथ देने के लिए, जब कोई साथ नहीं देगा तो साथ कौन देगा, तब आपका साथ देगा आरबीआई। तो यही लिखा हुआ है बच्चों, व्हेन बैंक फेल्स टू गेट फंड्स फॉर मनी मार्केट और अदर रिसोर्सेज, आरबीआई प्रोवाइड देम इमरजेंसी फंड। ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ क्या, दिस रोल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ बैंक एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बैंक फेल कर गया यानी कि वो बैंकरप्ट हो गया तो वो भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो बैंकरप्ट होने से आरबीआई बचा लेगी। तो यही होता है क्या, आपका फंक्शन एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कहीं पैसा नहीं मिलेगा ना, देखिए इसका कुछ दिक्कत भी है, मतलब कुछ फायदा तो है। जैसे देखिए मेंटेन स्टेबिलिटी, भाई इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा और पब्लिक को डर भी नहीं रहेगा कि चलिए पैसा हम लोग का सेफ है, ये बोल करके आरबीआई है देख संभाल लेगी। लेकिन जो कमर्शियल बैंक जो इस तरह से अगर आरबीआई के पास जाकर इमरजेंसी में फंड उठाती है ना, ये उसका रेपुटेशन को हर्ट करेगा, समझ रहा है। यानी कि ये इससे साबित होता है कि भाई कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस उतना नहीं है, यानी कि आप दूसरा आपका जो कहीं दिक्कत हो जाएगा, आपके पास उतना पावर नहीं कि आप पब्लिक से पैसा ले सके या आपको आपके ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट करे, इसलिए आप आरबीआई से जाके मांग रहे हैं। तो ये ना लास्ट रिजॉर्ट होता है। लास्ट रिजॉर्ट बोलने का मतलब यही होता है कि देखिए आरबीआई से पैसा इमरजेंसी में कमर्शियल बैंक लोग लेने तभी जाएगी जब कोई नहीं दे रहा हो, तब जब एकदम वो थक हार के मतलब होता है ना, सब तरफ कोशिश कर लिए कुछ नहीं हो पाया, तब गए हम लोग आरबीआई। इसलिए इसको लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, क्योंकि यहां से पैसा उठाने का मतलब है कमर्शियल बैंक का आप रेपुटेशन हर्ट हो रहा है, मतलब समझ लीजिए उसका रेपुटेशन जा रहा है। पब्लिक को यही सोचेगी भाई कि बैंक जो है अच्छा नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक से चल नहीं रहा है, तो इस तरह से उसका गुडविल हैम्पर हो सकता है। ठीक है,
ये देखिए वही लिखा हुआ लॉस पब्लिक ट्रस्ट और टेम्पररी रिलीफ, और ये आपका केवल टेम्पररी रिलीफ है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आरबीआई से पैसा मांग लेना। परमानेंट सॉल्यूशन तो ये होगा ना भाई कि पब्लिक आपका बैंक में पैसा जमा करे तब ना आपका बैंक रन करेगा, तो ये होता है परमानेंट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इस फंक्शन में आरबीआई क्या करती है, इस फंक्शन में आरबीआई आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व को मेंटेन करने का काम करती है, और साथ ही साथ जो एक्सचेंज रेट होता है ना उसको भी एक हद तक स्टेबल करने का कोशिश करती है, ठीक है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है। एक बाय और सेल करती है फॉरेन करेंसी को टू मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट, यानी कि कितना डॉलर में कितना रुपीस मिलेगा उसको वो मेंटेन करने का काम करती है, लेकिन ये वो एक हद तक ही कर सकती है, एक केवल वो लिमिट तक ही कर सकती है, उससे ज्यादा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रुपीस और डॉलर का जो वैल्यू होता है ना वो अभी का डेट में आपका फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के आधार पे होता है, जिसका जितना डॉलर और रुपीस उस आधार पे वो आपका या तो घटेगा या तो फिर आपको बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट सिस्टम का बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन ट्रेड को भी मेंटेन करने का काम करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी आप लास्ट चैप्टर में अपना पढ़िएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल शॉक से, यानी कि अगर बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्री से इंडिया में अगर बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आ जाए तो बहुत ज्यादा मनी सप्लाई आने कारण क्या होगा, आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी वो कंट्रोल करने का काम यानी प्रोटेक्ट करने का काम करती है आरबीआई। यहाँ आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछ रहा है आपसे व्हाट कैन आरबीआई डू इफ रुपीज वैल्यू फॉल। अगर रुपीज का वैल्यू गिरता है तो आरबीआई क्या करेगी। यहाँ पर तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ना बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो पहले वो समझ लीजिए जो समझा रहे हैं, ठीक है। ये रहा रुपीज और ये रहा डॉलर। अगर आप 80 रुपए की जगह अब आपको $1 मिलता है, तो 80 के अब 90 रुपए में आपको $1 मिले, और आपसे हम पूछे कि भाई बताओ रुपीज का वैल्यू गिरा है, रुपीज का वैल्यू फॉल हुआ कि इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों लोगों को लगता है कि सर ये पहले 80 देते थे अब 90 दे रहे हैं, इट मीन्स रुपीज का वैल्यू बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये उल्टा आप बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर रुपीज का वैल्यू बढ़ा नहीं है, उल्टा रुपीज का वैल्यू गिरा है। कैसे, देखिए पहले आप 80 रुपए दे करके $1 आप लेते थे, अब आप 90 रुपए दे करके $1 ही ले रहे हैं, अभी भी आपको एक ही डॉलर मिल रहा है, और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा 10 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ बढ़ा कहाँ, वो तो घटा ना। इसको आप सब्जी के टर्म में ले लीजिए, मान लीजिए आप 20 रुपए दे करके 1 केजी आलू लेते थे, अब यही आलू को अब आपको 30 रुपया 1 केजी का देना पड़ रहा है, यानी कि 30 रुपए में आपको 1 केजी मिल रहा है। इट मीन व्हाट, आलू तो आपको एक ही केजी मिल रहा है ना, आलू आपको 1 केजी मिल रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 10 रुपए देना पड़ जा रहा है। तो पैसा का वैल्यू बढ़ा कहाँ, ये तो गिर गया ना, कम हो गया ना, पैसा का पावर कम हो गया। देखिए अब 30 रुपए दे करके आपको एक ही केजी आलू मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग अपना मेन क्वेश्चन में आते हैं, मेन क्वेश्चन में वापस आते हैं। और मेन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मेन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई आरबीआई क्या करेगी अगर रुपीज का वैल्यू गिरता है। तो याद रखिए उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ही हद तक पॉसिबल है, 100% पॉसिबल नहीं है, इस बात को जरा ध्यान में रखना है। तो इसको ठीक करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को सेल करेगी। जब डॉलर को वो सेल करेगी आरबीआई, जब डॉलर को सेल करेगी कहाँ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर को सेल करेगी तो उसके बदले में क्या लेगी, वो रुपीज लेगी, लेगी कि नहीं। और जब वो रुपीज लेगी तो ये वाला पॉइंट देखिए, जब वो रुपीज लेगी तो सप्लाई ऑफ रुपीज इन द मार्केट डिक्रीजेस, यानी कि मार्केट से पब्लिक के हाथ से, देखिए ये आरबीआई है और ये पब्लिक लोग हैं, ठीक है, ये अलग अलग पब्लिक है। आरबीआई इन लोग को क्या दे दी डॉलर, और पब्लिक लोग इसको क्या दे दिया, आरबीआई को दे दिया रुपीज, यानी कि ये मार्केट से रुपीज क्या हो रहा है, रुपीज का सप्लाई घटते चला जाएगा, क्योंकि सारा का सारा आरबीआई के पास चलते जाएगा, और जब आरबीआई के पास जाएगा तो किसी चीज का अगर सप्लाई कम होता है तो देखिएगा उसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि भाई अगर सप्लाई कम होगा तो उसका डिमांड ज्यादा होगा, और डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ रुपीज मार्केट सप्लाई ऑफ रुपीज इन द मार्केट डिक्रीजेस एंड डिमांड फॉर रुपी इंक्रीजेस। सप्लाई कम हुआ तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और डिमांड इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए when demand for rupees goes up the value of rupees become strong, यानी कि धीरे धीरे रुपीस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक आपका डिमांड एंड सप्लाई है। ये जो प्राइस मैकेनिज्म आप पढ़े होंगे ना, याद रखिएगा प्राइस मैकेनिज्म पढ़े होंगे, जहां पर क्या डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी चीज का रेट डिसाइड होता है, ठीक है।
आप यहाँ पर ये मत देखिएगा बच्चों कि यहाँ सप्लाई कम हो रहा है तो यहाँ पर प्राइस कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि आप तो पढ़ रखे होंगे कि भाई सप्लाई चैप्टर में कि अगर सप्लाई गिरता है तो प्राइस गिरेगा। अरे वो दूसरा चीज है, वो डिमांड एंड सप्लाई, वो बिल्कुल ये अलग चीज है। और ये जो सप्लाई आप जो बोल रहे हैं ना, जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया, वो अलग चीज है। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका प्राइस मैकेनिज्म, जहां पर डिमांड बढ़ने पे पैसा बढ़ता है और डिमांड घटने पे पैसा गिरता है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसको मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है? मिक्स कीजिएगा तो ऐसे कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक। तो इसको देखिए शॉर्ट में आपको फिर से हम बता देते हैं कि हम बोले क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। यहाँ पर हम बोले आपको सीधा सीधा कि आरबीआई डॉलर देगी, ठीक है, ये रहा डॉलर, डॉलर पब्लिक को देगी, और पब्लिक लोग क्या देगा, पब्लिक लोग बदले में रुपीस देगा। और जैसे ही मार्केट से, यानी कि एक प्रकार का मार्केट ही है, पब्लिक लोग क्या मार्केट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट से जैसे ही रुपीस धीरे धीरे आरबीआई के पास चली जाएगी, यानी कि रुपीस क्या होगा, डिक्रीज, सप्लाई का डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। जब सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसका डिमांड इंक्रीज होगा, है कि नहीं? और जब डिमांड डिक्रीज होगा तो रुपीस का जो वैल्यू है वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे आपको बताए, सप्लाई गिरने से प्राइस बढ़ रहा है, इसको उससे कोरिलेट नहीं कीजिएगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा चीज है, ठीक। अब आगे जाइए, और क्या कर सकती है रुपीस का वैल्यू को बचाने के लिए, इंक्रीज कर सकती है इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट को अगर वो इंक्रीज करेगी, मान लीजिए इंटरेस्ट ज्यादा इंटरेस्ट देने लगेगी, तो क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट देगी तो क्या होगा, दूसरा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, और इससे क्या होगा, द इंक्रीज ऑफ फ्लो ऑफ डॉलर इनटू इंडिया हेल्प स्ट्रेंथन द रुपीस, यानी कि डॉलर का सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होने पे जो डॉलर का वैल्यू क्या होगा, गिरने लगेगा। जब डॉलर वैल्यू गिरेगा तो रुपीस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ये फंक्शन, आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का फंक्शन में आपका आरबीआई ये था। आगे चलते हैं, अब आ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है कि आप कभी सोचिए कि देखिए आपके पास एटीएम कार्ड है एसबीआई का, आप पहुंच जाते हैं कहाँ, एचडीएफसी का एटीएम में, ठीक है, और वहां से पैसा निकालते हैं। कभी आप पीएनबी से निकालते हैं, और सेम लाइकवाइज पीएनबी का जो कस्टमर है वो आपका एसबीआई का अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, तो एटीएम से पैसा निकाल लेता है, आपका आईसीआईसीआई से निकाल लेता है। तो ये कैसे होता है, इन सब को ना लास्ट में बैठ करके मैनेज करना पड़ता है। और जो मैनेज करने का काम है ना कि भाई एसबीआई एचडीएफसी से कितना पैसा लेगी और किसको किसको देगी, या एसबीआई को कितना पैसा मिलेगा, किसका किससे और कितना देना है, यानी कि जो सेटलमेंट करने का काम होता है ना, उस सेटलमेंट करने का काम को ही बोलते हैं क्या, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यानी कि आरबीआई ये सारा चीज करके कॉमर्शियल बैंक को थमाती है कि ठीक है ये झंझट तुम लोग मत पालो, ये झंझट हम समझ लेंगे। क्लियर? तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में यही होता है, तो इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द क्लियरिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई मीन्स हेल्पिंग बैंक सेटलमेंट पेमेंट्स विद ईच अदर, जैसा कि आपको बताएं, इन एन इजी और सेफ वे, लाइक अ रेफरी और हु कैलकुलेट्स, मतलब कौन कितना देगा क्या नहीं देगा वो यहाँ पर बस बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में वही है, सपोज यू राइट अ चेक फ्रॉम एसबीआई अकाउंट एंड टू योर फ्रेंड एंड हु हैज अ अकाउंट ऑफ एचडीएफसी, जैसा आपको बताएं तो देखने का जरूरत नहीं है, एसबीआई एंड एचडीएफसी हो गया इंस्टेड ऑफ एवरी हो गया। आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस बैंक इन द प्रोसेस बैंक सबमिट डिटेल ऑफ चेक, हाँ ये वही चीज है, रिपीट हो रहा है। तो इससे फायदा क्या होता है, देखिए इससे कॉमर्शियल बैंक को क्या होता है, सेव टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है, क्योंकि सारा फंक्शन आरबीआई करके दे रही है, स्मूथ फंक्शनिंग भी वो काम करता है। तो ये था आपका क्या, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट कहाँ गया, ये स्टेरलाइजेशन फंक्शन। अब स्टेरलाइजेशन फंक्शन क्या होता है आरबीआई का भाई, स्टेरलाइजेशन फंक्शन में क्या होगा समझ लीजिए कि स्टेरलाइजेशन फंक्शन बोलने का मतलब होता है, जैसे ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो $100 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर $100 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट होगा, इट मीन्स क्या है कि आरबीआई बाय दिस डॉलर एंड गिव रुपीज इन एक्सचेंज, यानी कि डॉलर के बदले रुपीज देगा, देगा कि नहीं, दिस इंक्रीज रुपीज इन द मार्केट, और ये जो रुपीज है इंडियन मार्केट में आ जाएगा। और इंडियन मार्केट में एक बार अगर बहुत ज्यादा आपका मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सिंपल फंडा याद रखिएगा, अगर पैसा मनी सप्लाई अगर बढ़ता है
तो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे पब्लिक के पास पैसा आएगा अनाप शनाप खर्चा कर देता है, ठीक है। तो जिसके पास, जो रईस लोग है, जिसके पास पैसा है, वो तो भाई अपना काम कर लेगा, लेकिन गरीब लोग फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेलाइजेशन फंक्शन का बोलने का मतलब, कि अचानक से अगर बहुत ज्यादा पैसा इंडियन इकोनॉमी में आ जाए तो उससे क्या होगा, आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ये इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसको मैनेज करने का जो काम होता है ना, उसी मैनेज करने का काम को क्या बोलते हैं, स्टेलाइजेशन फंक्शन। तो इतना ही है, और तो यहाँ पर बस हम डिटेल में सिर्फ लिख रखे थे, ठीक है। ये उसी का उल्टा है, अगर बहुत ज्यादा इंडियन रुपीज बाहर चला जाएगा तब क्या होगा, तभी वही जो इफेक्ट पड़ेगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, आपका आरबीआई, और उसी इफेक्ट को जो कंट्रोल करने का सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, स्टेलाइजेशन फंक्शन, ठीक। तो इसमें इतना ही था।